हेलो फ्रेंड्स, और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 7 का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्ड नंबर का टॉपिक है एवरेज वैल्यू, या इसी को कहा जाता है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर इसके नोटेशन की बात करें तो इसको IAV से डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में I बार से भी डिनोट किया जाता है, और किसी किसी बुक में इसको ब्रैकेट I बार से भी डिनोट किया जाता है। और चूंकि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए किसी किसी बुक में इसको IM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब है यहाँ पर करंट का मीन वैल्यू। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट का इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, और वोल्टेज इक्वेशंस भी देख चुके हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो हम लोग को मिल गया है इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और वोल्टेज इक्वेशन है V = V0 sin ओमेगा t, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब चूंकि हम लोग को पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है साइन वेव, कोसाइन वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगल वेव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक साइन वेव ले लिए हैं, और इस साइन वेव का 1 साइकिल लिए हैं। 1 साइकिल बोलने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका 1 साइकिल कंप्लीट होता है, और इसमें हम लोग टाइम पीरियड को डिफाइन कर दिए हैं अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म में। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इधर इस डायरेक्शन में हम लोग करंट या वोल्टेज को डिफाइन कर देते हैं, और इस डायरेक्शन में टाइम या फिर फेस को डिफाइन करते हैं। और आप लोग को पता है किसी भी वेव में उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है क्रेस्ट और सेकंड होता है ट्रफ। तो ये हमको मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव टर्म्स को दिखाता है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल को दिखाता है ना। तो इसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल सकते हैं, और इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोल सकते हैं। और 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कोई भी वेव या पार्टिकल जो है जितना टाइम लेता है उसको हम लोग टाइम पीरियड T बोल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का हाफ कितना हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, इस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वोल्टेज या फिर मैक्सिमम करंट मिलता है, जिसको हम लोग V0 I0 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर I0 V0 जो है मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट का वैल्यू बताते हैं। इसी को करंट और वोल्टेज का हम लोग एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। और यहाँ से ये यहाँ का फेस कितना है, 0 है, यहाँ का फेस कितना होगा, पाई होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फेस, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि फेस क्या होता है, उसी को फेसर बोल देते हैं। फेस डायग्राम क्या होता है, फेस डिफरेंस क्या होता है, आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ये है पाई और ये है 2 पाई। ये जो है फेस को डिफाइन करते हैं किसी भी वेव के। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट क्या है इस टॉपिक में, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर V0 क्या है, यहाँ पर मैं राइट कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है IAV = 0 to T I dt/T, ये फॉर्मूला है। अब हमको एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से पाई तक का भी निकाल सकते हैं। 0 से पाई मतलब ये हो जाएगा 0 से T/2, या फिर 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब 0 से T तक, मतलब हाफ साइकिल के लिए और कंप्लीट साइकिल के लिए, दोनों के लिए एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कंप्लीट साइकिल बोलने का मतलब ये है 0 से कैपिटल T तक हमको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारे पास है IAV = 0 to 2 I dt/T। अब यहाँ पर I का वैल्यू हमारे पास है, अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t है। इस इक्वेशन नंबर 1 के वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे मिल जाता है 0 से T I0 sin ओमेगा t/T। अब जब मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ऑलरेडी हम लोग को पता है साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा t होता है। और यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर dt आएगा, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी मैं डिफरेंशिएशन बोल डाला था। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो t के कोफिशिएंट में जो वैल्यू रहता है उसी को हम लोग नीचे में लिख देते हैं। इसलिए हम लोग को मिल जाएगा IAV = I0/T, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t, और t का कोफिशिएंट ओमेगा नीचे में आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से t, तो ये हो गया 0 से t। और यहाँ पर I0 और ये कैपिटल T ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
आगे देखते हैं यहाँ पर इस ओमेगा को जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो I0 t ओमेगा मिल जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर इसका लिमिट ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल t है उसकी जगह में कैपिटल T एक बार रखेंगे, उसके बाद माइनस करके इस वाली लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 0। आगे देखते हैं IAV इज इक्वल टू I0 t ओमेगा। इसी को मैं कॉस 0 को पहले लिख लिया हूँ, उसके बाद माइनस करके कॉस ओमेगा टी को लिख लिया हूँ। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग को पता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है जी, 2 पाई अपॉन टी होता है, इसलिए ओमेगा की जगह पर मैं 2 पाई अपॉन टी रखूँगा, और यहाँ पर टी ऑलरेडी है तो टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे, कॉस 2 पाई मिलेगा। कितना मिल जाएगा, कॉस 2 पाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर IAV इज इक्वल टू I0 अपन टी ओमेगा कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई, ये ऑलरेडी हमको मिल चुका था। अब हमको ये भी पता है कि कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 2 पाई का वैल्यू, कॉस 4 पाई का वैल्यू, ये सभी का वैल्यू +1 होता है। इस वजह से इस वाली इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं IAV इज इक्वल टू I0 अपॉन टी ओमेगा, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से एवरेज अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये किसके लिए मिला हम लोग को 0, तो ये कंप्लीट 1 साइकिल के लिए हमको मिला है। कंप्लीट 1 साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब चलिए हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकाल कर देखते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला था 0 से t तक का, अब हम लोग निकालते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2। इसके लिए एवरेज करंट का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो ब्रैकेट में मैं लिखवाया था ये वाला फॉर्मूला, बट हम लोग अभी हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 0 से t/2 पुट करेंगे, है ना। चलिए तो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला IAV इज इक्वल टू 0 to t/2 IDT अपॉन में t/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर I का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I0 sin ओमेगा t dt। यहाँ पर फिर से हम लोग t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको IAV इज इक्वल टू 2I0 अपॉन t माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा, और लिमिट लग जाएगा 0 से t/2। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा, अच्छा ये वाला जो 2 है ये ऊपर आ गया है ना, इसलिए 2I0 अपॉन टी हो गया है। तो 2I0 अपॉन टी, और ये वाले ओमेगा को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा, अंदर में क्या बचेगा, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन 2। यहाँ पर अब मैं लिमिट को t के जगह पर पुट कर दूंगा तो ओमेगा t अपॉन 2 मिल जाएगा, प्लस उसके बाद मैं 0 को इसकी जगह पर पुट करूंगा तो प्लस कॉस 0 मिल जाएगा मुझे। IAV इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी ओमेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 को पहले लिख दिया हूँ, माइनस करके इसको बाद में लिख दिया हूँ। फिर से यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू पुट किया। ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रखेंगे, और t/2 यहाँ पर पहले से है तो ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और cos पाई का भी वैल्यू हम लोग को पता है, cos पाई का भी वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज करंट का वैल्यू क्या मिल गया, IAV इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी ओमेगा 1 + 1। IAV इज इक्वल टू 4I0 t 2 पाई अपॉन टी। अच्छा यहाँ पर भी हम लोग ओमेगा का वैल्यू रख दिए, फिर से 2 पाई अपॉन टी का वैल्यू रख दिए हैं, तो 4 और यहाँ से ये 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। और ये t तो पहले से है ही, है ना। ओमेगा का वैल्यू रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये वाला 2 ये वाला 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2I0 अपॉन पाई मिल जाएगा। तो फाइनली हाफ साइकिल के लिए हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू कितना मिला, 2I0 अपॉन पाई। और जब हम लोग 2 अपॉन पाई को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है 0.637। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर हमको मिलता है IAV अप्रॉक्सीमेट 0.637 I0, इतना मिलता है। तो इसी को कहा जाता है हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। इसी प्रकार EMF या वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग, सेम इसी प्रोसीजर से, बट यहाँ पर जितना करंट इक्वेशन यूज़ किए हैं वहाँ पर हम लोग को वोल्टेज इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका भी एवरेज वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, हाफ साइकिल के लिए इतना मिलेगा। एवरेज EMF इज इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 0.637 एप्सिलॉन 0।
तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप इस टॉपिक का सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर का 4th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अभी हम लोग जो वैल्यू निकाले थे वो क्या था, वो एवरेज वैल्यू था। अब हम लोग को निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका नोटेशन है IRMS या इसी को इफेक्टिव करंट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आर का मतलब होता है रूट, मतलब ऐसा रूट। एम का मतलब होता है मीन वैल्यू, मतलब इसी को एवरेज वैल्यू बोल देते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। और अगर तीनों को कंबाइन करके लिखूं तो ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट का क्या निकालना? आरएमएस वैल्यू, जिसका फॉर्मूला अंडर रूट एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। अब एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास IAB 0 to T IDT अपॉन T। यहाँ पर एवरेज वैल्यू का स्क्वायर लेना है, केवल करंट का स्क्वायर लेना है, टाइम का स्क्वायर नहीं लेना है। टाइम का स्क्वायर क्यों लेंगे? हम लोग को तो यहाँ पर एवरेज करंट के स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर लूँगा करंट का और यहाँ पर स्क्वायर लूँगा करंट का। तो ये हो जाएगा I² AV और ये हो जाएगा I² DT। इसका स्क्वायर नहीं लेना है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर नहीं लिए हैं, ध्यान देना। हम लोग करंट का स्क्वायर कंसिडर किए हैं क्योंकि हमको एवरेज वैल्यू के स्क्वायर का अंडर रूट आरएमएस वैल्यू निकालना है, इसलिए। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो IRMS और अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं और इंटीग्रेशन 0/2, ये कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये करंट का वैल्यू है I² DT अपॉन कैपिटल T। अब I का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है? I का वैल्यू I0 sin ω t, अल्टरनेटिंग करंट का करंट इक्वेशन है ना। तो इसको हम लोग लिख दिए हैं और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? I² I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t हो जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग को IRMS इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? ब्रैकेट में 0 to T इंटीग्रेशन I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t dt अपॉन T। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल देते हैं, I0 स्क्वायर अपॉन T, ये कांस्टेंट है, अंदर में बच जाएगा 0 to T इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ω t dt। ब्रैकेट बंद करके हाफ लगा देते हैं पावर में अंडर रूट का। अब यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ω t है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ये होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर अपॉन में T इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ω t अपॉन में 2 और ये dt ब्रैकेट के बाहर में 1/2 पावर में। आगे मिल जाएगा RMS इज इक्वल्स टू I0 स्क्वायर अपॉन में T। और यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा? इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो ये 1/2 और ये dt हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको T/2 मिल जाएगा, है ना। और cos 2 ω t का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको sin ω t मिलेगा। तो साइन यहाँ पर 2 ω t थीटा की जगह पर, तो sin 2 ω t मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी? टी के रिस्पेक्ट में। तो टी का कोफिशिएंट क्या है? 2 ω, तो ये नीचे आ जाएगा 2 ω, है ना। और लिमिट क्या था यहाँ पर? 0 to T और अंडर रूट भी था, तो ये ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख दिए हैं। आगे बात करते हैं IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट I0 का स्क्वायर अपॉन T। अब यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे तो T के जगह पर कैपिटल T पुट करेंगे तो ये T/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी कैपिटल T पुट करेंगे तो साइन 2T हो जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू भी पुट कर दिए। ओमेगा का कौन सा वैल्यू पुट किए हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T वाला वैल्यू पुट किए हैं, तो ये हो जाएगा 2π/T और ये हो जाएगा 2 to the 4 ओमेगा हो जाएगा। माइनस करके 0 को यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ब्रैकेट बंद करके पावर में लगा देते हैं 1/2। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल गया? IRMS इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपॉन T ब्रैकेट में T/2 माइनस साइन 2T क्रॉस 2π/T
4 ओमेगा ये मिल गया पावर में 1/2। अब यहाँ पर ये वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा I0² t/2 माइनस साइन 4 पाई, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई हो जाएगा अपॉन में 4 ओमेगा और पावर में 1/2। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है साइन 0 का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू, साइन 4 पाई का वैल्यू, इन सभी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली कितना मिलेगा, IRMS इज इक्वल्स टू ब्रैकेट I0² अपॉन t और t/2, ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर t/2 बस बचेगा पावर में 1/2। अब यहाँ पर ये वाला t भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जब ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो I0/2 और ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो ये वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा I0 और अंडर रूट केवल 2 में लगेगा। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल गया, IRMS इज इक्वल टू I0/√2 और 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707। तो इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0। तो इसी को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार हम लोग को अगर EMF या वोल्टेज का निकालना रहेगा, RMS वैल्यू, तो हम लोग निकाल सकते हैं एप्सिलॉन RMS इज इक्वल टू ε0/√2 या इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन RMS इज इक्वल टू 0.707 ε0, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज के फॉर्म में VRMS इज इक्वल टू V0/√2, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू 0.707 V0, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज के इस लेक्चर के अंदर में, सबसे पहले हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट या AC करंट के लिए एवरेज वैल्यू देखे हैं या मीन वैल्यू देखे हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या देखें आज के इस लेक्चर में, हम लोगों ने देखा करंट या वोल्टेज का RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए इस लेक्चर के या इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, RC सर्किट, LC सर्किट, LR सर्किट, LCR सर्किट, ये सभी टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो। ये 5th नंबर का टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फेसर या इसी को फेस कह देते हैं। और सेकेंड टॉपिक है फेसर डायग्राम, जिसको हम लोग फेस डायग्राम भी कह देते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि फेस या फेसर डायग्राम होता क्या है। तो चलिए उसी को पहले जान लेते हैं हम लोग। तो फेस क्या होता है या फेसर डायग्राम क्या होता है, अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ तो किसी भी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं सिनुसॉइडल का, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए सिनुसॉइडल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब कॉस वेव या साइन वेव का यूज़ करते हैं। तो साइन और कॉस के साथ जो एंगल रहता है उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उसका फेस कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी यहाँ पर इसका क्या होगा, फेस होगा, क्योंकि साइन के साथ ये एंगल कैसा है, ओमेगा टी है। और ये ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी किस क्वांटिटी को डिफाइन करता है, तो ये वोल्टेज को डिफाइन करता है। वोल्टेज एक प्रकार का क्वांटिटी है, मान सकते हैं। उसी प्रकार अगर करंट का इक्वेशन कंसिडर करें I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर ओमेगा टी को हम लोग यहाँ पर फेस या फेसर बोलेंगे, क्योंकि यही जो करंट क्वांटिटी है इसको डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर जो वेव मिलेगा साइन मिलेगा। यहाँ पर साइन ओमेगा टी के जगह पर आप लोग कॉस ओमेगा टी भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिनुसॉइडल बोला गया है। या यहाँ पर सेकेंड डेफिनेशन में भी देख सकते हैं साइन और कोसाइन का यूज़ किया गया है। तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा फेस या फेसर डायग्राम क्या होता है। और वैसे भी 11th क्लास में वेव के कॉन्सेप्ट में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन वहाँ पर इस डेफिनेशन को आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि फेस एक एंगल होता है जो किसी भी सिनुसॉइडल वेव या साइन वेव या कोसाइन वेव में पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशंस को बताता है, उसी को हम लोग फेस कहते हैं, ऐसा भी पढ़े होंगे।
है ना। पार्टिकल जैसे कि ये एक वेव है तो पार्टिकल यहाँ पर है कि पार्टिकल यहाँ पर है कि पार्टिकल यहाँ पर है कि यहाँ पर है, इस चीज़ को कौन डिफाइन करता है जी? फेस ही डिफाइन करता है। फेस क्या है? एक एंगल होता है और फेस का वैल्यू क्या हो सकता है? थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक आउट ऑफ 360 बिकॉज द रेंज ऑफ एंगल इज 0 to 360। तो 0 से 360 के बीच में कुछ भी मिल सकता है हमको एंगल का वैल्यू, तो इसी को हम लोग कहते हैं फेस। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चैप्टर 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी का डेफिनेशन मैं ऐसे लिख दिया हूँ, अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेस और फेसर, या इसी को दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं द एंगल विथ साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेस और फेसर डायग्राम। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फेसर डायग्राम की। तो फेसर डायग्राम क्या होता है? जो फेस होता है उसका या किसी भी क्वांटिटीज़ का हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए हो या फिर वोल्टेज इक्वेशंस के लिए हो, है ना। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर as along with proper phase angle between them is called phasor diagram and इसी को आर्गन डायग्राम भी कहा जाता है, इसी को आर्गन डायग्राम भी कहा जाता है। याद रखिएगा फेसर डायग्राम को, यहाँ पर लिख दिया हूँ ये पॉइंट। ऐसा पॉइंट को ही आपकी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ देते हैं कि फेसर डायग्राम को और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा पूछ देते हैं 1 मार्क्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फेसर डायग्राम क्या होता है ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फेसर डायग्राम जो है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। किस फॉर्म में? रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में। रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में करंट को, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का या दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में दिखाने का तरीका होता है भाई? तो फेस एंगल, किसके बीच का फेस एंगल? करंट और वोल्टेज के बीच में। ये डिफरेंट जो फेस एंगल होते हैं उसके रिस्पेक्ट में करंट, इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का जो डायग्राम होता है, जो तरीका होता है, उसी डायग्राम को क्या कहा जाता है? फेसर डायग्राम कहा जाता है। आई होप यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम लोग करंट या वोल्टेज को कैसे हम लोग फेसर डायग्राम के द्वारा शो करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज का इक्वेशन है, और वोल्टेज का इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हैं क्या है? V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा फेसर डायग्राम यहाँ पर दिखता कैसे है, इसका एंगल कैसे बनता है, ये सारा चीज़ आप लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि 0 से 360 तक हम लोग को कहाँ पर वेव के फॉर्म में उसका फेस मिलता है। चलिए एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए कि 11th क्लास में आप लोग कैसे पढ़े हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मेरे पास ये एक लाइन रहता, इस लाइन को अगर मैं फोल्ड कर देता सर्कल फॉर्म में तो ये ऐसे दिखता, और कहीं इसी को मैं यहाँ पर डिस्प्लेस करके छोड़ देता तो इस रस्सी का या वायर का जो वेव शेप है ये मुझे कुछ ऐसा दिखता। तो यहाँ पर जितने भी एंगल हैं इसको हम लोग इससे रिलेट करके डिफाइन कर सकते हैं। ये जो होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास एक सिनुसाइडल वेव फॉर्म है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में शो किया हुआ है, और ये इसको बोला जाता है रोटेटिंग फेसर डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? 0। यहाँ पर हमको क्या मिलता है? 90। यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है? 270, है ना। और यहाँ पर क्या मिलता है हमको? 180 मिलता है। तो ये सबको कौन रिप्रेजेंट करता है जी? फेसर डायग्राम। इसी को फेसर डायग्राम कहा जाता है। तो यही फेसर डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। इसी को कहा जाता है फेसर डायग्राम या वेक्टर रोटेशन, जहाँ पर इसको कहा जाता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या रोटेटिंग फेसर डायग्राम कहा जाता है। और इसको इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बता पाते हैं। यहाँ पर ये 30 है, 60 है, 90 है, ये सभी क्या कहलाता है जी? फेस कहलाता है। इसी को मैं वहाँ पर बता रहा था, है ना, सिनुसाइडल वेवफॉर्म इन दी टाइम डोमेन। और यही डायग्राम यहाँ, इसी डायग्राम को हम लोग वहाँ पर करंट और वोल्टेज के लिए देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज का इक्वेशन है। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पर हम लोग को जो वेव मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिनुसाइडल या साइन वेव मिलेगा। तो यहाँ पर मैं साइन वेव एक ड्रॉ कर लिया हूँ। ये मेरे पास एक साइन वेव है, ये एक साइन वेव है ना। तो इसको कहा जाता है सिनुसाइडल वेव। यहाँ पर V0 क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज को बताता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमको यहाँ पर V0 मिलेगा। ठीक है, अब इसी का मैं क्या कर देता हूँ, रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग फेजर डायग्राम बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल में मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर मुझे वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा है। और यहाँ पर ये कितने एंगल पर है, ये ओमेगा टी एंगल पर है। जहाँ पर ओमेगा टी क्या बताता है जी, फेज बताता है। अगर यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ, तो मुझे एंगल जो है यहाँ पर कुछ मिलेगा, मुझे एंगल जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 90 है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो सकता है, ये 30 के आसपास हो सकता है। तो ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। अगर यही वैल्यू यहाँ पर रहता तो 90 हो जाता, यहाँ पर रहता तो कितना हो जाता, 90 में 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 90 में अगर हम लोग 45 ऐड करें तो ये 135 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर रहता तो 180 हो जाता। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है, वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करता है। और ये क्या चीज़ है, ओमेगा टी है। तो इस प्रकार से V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी का हम लोग रोटेटिंग फेजर और फेजर डायग्राम को ऐसे शो कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं करंट इक्वेशंस के लिए फेजर डायग्राम कैसे दिखेगा। तो करंट इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास करंट इक्वेशन है। अब यहाँ पर करंट इक्वेशन का फेज क्या है जी, ये पूरा फेज कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। क्योंकि फेज के डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन और कोसाइन के साथ जो फंक्शन होता है वही फंक्शन क्या कहलाता है, फेज या फेजर कहलाता है। तो यहाँ पर फेज का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसके लिए कैसा हम लोग को फेज डायग्राम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग वोल्टेज के लिए फेज डायग्राम देख चुके हैं। तो वोल्टेज के लिए फेज डायग्राम हम लोग को ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, ये येलो वाला, ये हमको बताता है वोल्टेज का फेज डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पर रोटेटिंग वेक्टर, ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ना येलो कलर का, ये वोल्टेज के लिए, ये इस वाले डायग्राम को ही यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, करंट का फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशंस का, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पर प्लस फाई है। बोलने का मतलब ये है कि करंट जो है यहाँ पर प्लस फाई एंगल से लीड कर रहा है। यहाँ पर प्लस फाई है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को देखकर बता सकते हैं कि जो करंट है वोल्टेज को क्या कर रहा है जी, प्लस फाई एंगल से लीड कर रहा है। प्लस फाई से लीड कर रहा है बोलने का मतलब ये है कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर मुझे क्या मिला है, वोल्टेज का वैल्यू मिला है V0 जो कि है ओमेगा टी। तो ये जो वोल्टेज का जो वैल्यू मिला है वहाँ से फाई एंगल पर मुझे क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ से फाई एंगल पर करंट का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि ये तो हो गया रोटेटिंग फेजर डायग्राम। ठीक है, रोटेटिंग फेजर डायग्राम मिल गया मुझे, जहाँ पर ये ओमेगा टी है। और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा जी, ये वाला पूरा एंगल जो है ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, जो कि क्या बताता है हमको, करंट का वैल्यू देता है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है मुझे करंट का वैल्यू देता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू मुझे वोल्टेज का वैल्यू देता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, वोल्टेज का वैल्यू दे रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मुझे क्या दे, करंट का वैल्यू दे रहा है। तो वोल्टेज का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पर ये सिनुसाइडल वेव है तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी मिलेगा। और अगर यहीं से मैं करंट का इक्वेशन निकालूं तो यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई है। देखो करंट का अगर मैं इक्वेशन निकालूं ओमेगा टी प्लस फाई है, इतने का वैल्यू, तो इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसी रोटेटिंग फेजर डायग्राम को मैं सिनुसाइडल फॉर्म में चेंज करता हूँ। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये वोल्टेज के लिए है, ये वोल्टेज के लिए जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब हमको क्या दिखाना है, करंट जो है लीड कर रहा है। तो कितने से लीड कर रहा है, तो ये
प्लस फाई से लीड कर रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्लस फाई है मतलब ऊपर से ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ लीड कर रहा है, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है तो ऊपर से पॉजिटिव वाई एक्सिस से हमको एक वेव स्टार्ट करना है। तो ये वाला वेव मुझे क्या बताएगा जी, ये वाला वेव मुझे करंट का, ये मुझे करंट का सिनुसाइडल वेव देगा। किसका, करंट का। इसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। और अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाऊँ, पीछे की तरफ अगर मैं ऐसे बढ़ाऊँ, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, मुझे फाई मिलेगा। तो इसीलिए फाई को यहाँ पर फेज डिफरेंस कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, प्लस फाई है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस क्या होता है, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है आगे बात करेंगे। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वोल्टेज का सिनुसाइडल वेव हम लोग को ये मिल चुका था, हमको करंट का सिनुसाइडल वेव चाहिए था। तो करंट का इक्वेशंस हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या मिला हमको, ये पॉजिटिव फाई से, पॉजिटिव फाई एंगल से वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए मेरा वेव, करंट का वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि यही जो है माइनस फाई रहता ना, तो इस वेव को मैं यहाँ से स्टार्ट करता, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता मैं, तब यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता, यहाँ से स्टार्ट करता ना, तो मुझे ये वाला जो फाई है यहाँ पर मिलने लगता, यहाँ पर मिल जाता मुझे, ठीक है। और अगर ये माइनस फाई रहता ना, तो मैं बोलता कि करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, माइनस फाई लैग कर रहा है, ऐसा बोलता मैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हूँ उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है v इज इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी। करंट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 से I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेयर करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई प्लस फाई एंगल। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा था। और फिगर ए एंड फिगर बी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिगर बी एंड फिगर ए एंड बी शो द फेसर एंड फेसर डायग्राम फॉर करंट एंड वोल्टेज। और ये वाला जो डायग्राम है ये हमको ये बता रहा है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम हमको करंट और वोल्टेज का फेज डायग्राम को बता रहा है। ये केवल वोल्टेज के लिए फेज डायग्राम है और ये करंट और वोल्टेज दोनों के लिए फेज डायग्राम है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसके लिए सेपरेट फेज डायग्राम बना सकते थे। तो इसके लिए करंट के लिए फेजर डायग्राम कैसे बनता, करंट के लिए फेजर डायग्राम हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलता, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पीछे ऐसे करके ला देते तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिलता जो कि 5 होता, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग ऐसे सर्कल ड्रॉ करके रोटेटिंग फेजर डायग्राम भी बना सकते हो। करंट के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये ओमेगा टी होगा तो ये 5 होगा और यही करंट का वैल्यू होगा, है ना, ऐसे बना सकते थे। तो ये सेपरेट करंट के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों को कंबाइन करके बता दिया हूँ। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि फेसर डायग्राम क्या होता है। फेसर डायग्राम मात्र एक जरिया है किसी भी करंट इक्वेशन या वोल्टेज इक्वेशंस को, चाहे उसका फेस कुछ भी रहे, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशंस कितने टाइप्स के पॉसिबल हैं, कितने टाइप के पॉसिबिलिटीज़ हैं हमको करंट और वोल्टेज इक्वेशंस मिलने के। इन सभी के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इसी को यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऑल पॉसिबल वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोग को मिल सकता है वोल्टेज इक्वेशन, या तो v इज इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी रहेगा, और करंट का वैल्यू जो है, करंट का इक्वेशन जो है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी रहेगा। ये पॉसिबल है, ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके बता सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में है। सेम फेस में क्यों है, क्योंकि वोल्टेज इक्वेशंस का फेस भी सेम है ओमेगा टी और करंट इक्वेशंस का भी फेस सेम है ओमेगा टी, इसलिए मैं दोनों को बोल सकता हूँ ये दोनों कौन से फेस में है, सेम फेस में है। इसलिए इसका अगर फेसर डायग्राम देखें तो जहाँ से वोल्टेज का सिनुसॉइडल वेव स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पर करंट का भी स्टार्ट होगा और वहीं पर करंट का वेव भी क्या होगा, एंड होगा, वन साइकिल कंप्लीट होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वोल्टेज और करंट दोनों का फेस क्या है, सेम है। इसलिए वोल्टेज और करंट
दोनों का स्टार्टिंग, सिनुसाइडल वेव का स्टार्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट और जीरो पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सभी क्या होंगे, सेम पॉइंट होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका रोटेटिंग वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं तो रोटेटिंग वेक्टर में भी ये दोनों सेम फेस में रहेंगे, ये दोनों सेम फेस में रहेंगे। सेम फेस में बोलने का मतलब, अगर मैं इस एक्स एक्सिस से एंगल ड्रॉ करूं तो करंट के लिए भी मुझे ओमेगा टी मिलेगा और वोल्टेज के लिए भी मुझे ओमेगा टी ही मिलेगा। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों सेम फेस में है। चलिए सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो हम लोग को सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि वोल्टेज का इक्वेशन हमको ऐसा मिल सकता है, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, और करेंट का इक्वेशन हमको ऐसा मिल सकता है, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब दोनों का कंपेयर करके हम लोग यदि बताएं तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर से प्लस फाई आ गया, प्लस फाई आ गया। इसका मतलब करंट लीड करेगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, किसको, वोल्टेज को। तो इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, हेयर I इज लीडिंग बाई प्लस फाई। कितने एंगल से लीड करेगा जी, प्लस फाई एंगल से लीड करेगा, कौन, करंट। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते थे, करंट लीड कर रहा है मतलब वोल्टेज क्या करेगा जी, लैग करेगा। तो वोल्टेज जो है कितने एंगल से लैग करेगा, तो ये पॉजिटिव फाई एंगल से अगर लीड कर रहा है तो ये नेगेटिव फाई एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा। उसी को मैं उल्टा करके लिख दिया हूँ। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, वोल्टेज लैगिंग बाई माइनस फाई एंगल। तो इस वोल्टेज इक्वेशंस को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब इस इक्वेशंस को मैं देखकर बता सकता हूँ कि वोल्टेज जो है माइनस फाई एंगल से लैग कर रहा है, मतलब पीछे है। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। इस इक्वेशंस को बाद में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसके बाद ये मुझे मिला है। तो फाइनली इस इक्वेशंस के लिए और इस इक्वेशंस के लिए अगर मैं फेसर डायग्राम देखूं तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज का वही मिलेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर इसका 1 साइकिल कंप्लीट होगा वोल्टेज के लिए, क्योंकि ये V0 साइन ओमेगा टी है, यही वाला इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। तो मुझे सेम ग्राफ मिलेगा, बट करंट के लिए दूसरा मिलेगा। करंट यहाँ पर प्लस फाई से लीड कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे ख़त्म होगा कुछ इस प्रकार। अगर इसको मैं पीछे की तरफ आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा फाई। तो ये फाई क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा, किसके किसके बीच, करंट और वोल्टेज के बीच, ठीक है। और इसका मैं रोटेटिंग वेक्टर फेसर डायग्राम देखूं तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ओमेगा टी पर कितना है, V0 है, और यहाँ से फाई एंगल पर मुझे क्या मिलेगा, फाई एंगल पर मुझे मिलेगा करंट I0। और अगर यहीं V0 से अगर माइनस फाई लैग करता तो अगर ये प्लस फाई के जगह पर माइनस फाई रहता तो यहीं करंट जो है यहाँ के बजाय इधर आता और यहाँ पर फाई एंगल बनता। किसके किसके बीच फाई एंगल बनता, इसके बीच और इसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए थर्ड पॉसिबल इक्वेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी और ये मिलेगा I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके बता सकते हैं कि यहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है, माइनस फाई का मतलब है करंट जो है लैग कर रहा है, करंट पीछे है, किससे, वोल्टेज से। कितना पीछे है, माइनस फाई एंगल। अब ये माइनस फाई एंगल कुछ भी हो सकता है जी, 180 हो सकता है, 90 हो सकता है, क्योंकि ये फेज डिफरेंस है। ये फाई का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू मैं आप लोग को फेसर डायग्राम के थ्रू बता दिया हूँ, है ना। कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखकर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है कितने एंगल से, माइनस फाई एंगल से। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोले ना तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है प्लस फाई एंगल से। तो इस इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं देखकर बता रहा हूँ यदि करंट लैग कर रहा है तो लीड कौन करेगा जी, वोल्टेज। तो कितना लीड करेगा, अगर माइनस फाई एंगल से ये लैग कर रहा है तो वोल्टेज प्लस फाई से इसको क्या करेगा, लीड करेगा। इसलिए इस इक्वेशंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा भी लिख सकता हूँ।
अब चलिए इसके लिए फेसर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये तो v इज इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी है, तो इसके लिए हमको वेव वैसा ही मिलेगा जैसा इसमें मिल रहा था, इसमें मिल रहा था, वैसा ही इसमें भी मिलेगा। किसके लिए? वोल्टेज के लिए। अब करंट के लिए ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर करंट के लिए क्या आ गया? यहाँ पर -φ आ गया। तो मैं पहले ही बता चुका था, अगर +φ है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से वेव को स्टार्ट करना है, और अगर नेगेटिव φ आ गया है तो नेगेटिव वाई एक्सिस से वेव को स्टार्ट करना है। अब हम लोग यहाँ से करंट वेव को स्टार्ट करेंगे, तो ये हम लोग को मिल गया करंट के लिए सिनुसाइडल वेव। अगर इसी को मैं आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ पर ये जो φ होगा, ये क्या बताएगा हमको? फेस डिफरेंस को बताएगा। क्या बताएगा? फेस डिफरेंस को बताएगा। आगे बात करेंगे फेस डिफरेंस क्या होता है। ये हमको फेस डिफरेंस बताएगा कि करंट जो है कितने एंगल से लैग कर रहा है। तो ये +π/2 है कि -π/2 है, कि +π है कि -π है, ये सभी वैल्यू को कौन बताएगा? ये φ बताएगा, और ये इक्वेशंस बताएगा। तो इस प्रकार से सिनुसाइडल फेसर डायग्राम बनेगा इस वाले पॉसिबल इक्वेशंस के लिए। और इसी का अगर मैं रोटेटिंग फेसर डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं कंसिडर कर लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी पर मुझे क्या मिल रहा है? वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है? करंट लैग कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ आएगा, निगेटिव एक्सिस में आएगा। निगेटिव φ है ना, तो यहाँ से φ एंगल पर यहाँ पर हमको लैग करेगा करंट। तो इसको वोल्टेज से कितना एंगल बनेगा? ये φ एंगल। ठीक है, तभी तो मिलेगा ना ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव तभी तो मिलेगा ना करंट के लिए इक्वेशंस निकालूंगा तो याद रखिएगा, अगर रोटेटिंग वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, तो नेगेटिव एक्सिस में आएगा कौन? करंट का जो वेक्टर लाइन है। और अगर पॉजिटिव फाई है तो ये पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, पॉजिटिव एक्सिस में लाई करेगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। और अगर दोनों फेस में है तो दोनों पॉजिटिव, जिस फेस में हमको वोल्टेज मिलेगा उसी फेस में हमको करंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसी को रिपीट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जो बताया हूँ उसी को मैं एक बार अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। जब सेम फेस में हूँ, जब करंट और वोल्टेज सेम फेस में हूँ तो हम लोग को कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ये करंट के लिए, ये वोल्टेज के लिए, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। ये सेम फेस में, इसी को आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये करंट के लिए, ये वोल्टेज के लिए। जब करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, तो इस सिचुएशंस में हमको ये ग्राफ जो है ये ऐसा दिखेगा। ये वोल्टेज के लिए हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा टी मिलेगा, लैग कर रहा है मतलब इससे फाई एंगल पर यहाँ पर हमको करंट मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। या इसी डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, ये रहेगा वोल्टेज, सॉरी दूसरा ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहेगा आप लोग का वोल्टेज, और यहाँ से लीड कर रहा है कौन? करंट। कितना एंगल से? फाई। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा करंट। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? दोनों के बीच का एंगल फाई हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में हमको कैसा ग्राफ मिलेगा? ये मिल रहा था हम लोग को वोल्टेज का, जो कि ओमेगा टी एंगल पर था, और इससे करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से? फाई एंगल से। तो अब ये निगेटिव एक्सिस में आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा करंट का, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? फाई। तो इसी को आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये है वोल्टेज, और इससे फाई एंगल पर क्या कर रहा है? लैग कर रहा है कौन? करंट। तो ये हो जाएगा फाई एंगल पर करंट लैग कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर इक्वेशन, फेसर डायग्राम, सिनुसाइडल डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया हूँ, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। फिर भी अगर कुछ भी छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो फेस है और फेसर डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होता है। अगर आज के इस लेक्चर में ये फेसर डायग्राम का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया तो आगे का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इजी होने वाला है।
जैसे कि एसी करंट के लिए हम लोग रजिस्टर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 4 टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है ना। उन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए ये वो टॉपिक आप लोग का बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था, आगे हम लोग फेजर डायग्राम के बारे में बात करेंगे और वही यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस या फेज कांस्टेंट। इसी को फेज डिफरेंस को फेज कांस्टेंट भी बोला जाता है और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को प्लस फाई, निगेटिव फाई ये मिल रहा था ना, उसी को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ एनी टू वेव इज कॉल्ड फेज डिफरेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कोई भी टू वेव में जो साइन या कॉस वेव का जो फेस होता है, उसी फेस का जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेस डिफरेंस कहते हैं या फेस कांस्टेंट कहते हैं, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे कि मेरे पास वोल्टेज इक्वेशन है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। मेरे पास करंट इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी, ये फेस है दोनों का। तो दोनों के फेस को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? इसका फेस है ओमेगा टी, इसका फेस है ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? 0। तो यहाँ पर फेस डिफरेंस क्या मिल गया जी? 0। इस सिचुएशन में मुझे फेस डिफरेंस कितना मिल गया? 0। तो ये वाला कंडीशन है ये। तो ये दोनों का फेस डिफरेंस क्या है? 0 है, इसलिए दोनों का फेस क्या होगा? सेम होगा। दोनों का फेस क्या होगा? सेम होगा। मतलब जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है वहीं से करंट भी स्टार्ट होगा। जहाँ पर वोल्टेज करंट का वैल्यू मिनिमम है वहीं पर उसका भी वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। और जहाँ पर मैक्सिमम है वहाँ पर दोनों का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको 0 फेज डिफरेंस मिला। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशंस ले लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास वोल्टेज का V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर इसका फेस कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर कितना है फेस? ओमेगा टी। तो दोनों का फेस डिफरेंस निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू इसका फेस कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। इसका फेस कितना है? माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा टी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिला जी मुझे? जी प्लस फाई मिला। यहाँ पर कितना मिला मुझे? प्लस फाई मिला। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था कि वोल्टेज जो है प्लस फाई से लीड कर रहा है, या यहाँ पर मैं बोल रहा था करंट जो है प्लस फाई से लीड कर रहा है, ऐसा बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया है जी? फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू प्लस फाई आ गया। आई होप अब आप लोगों को फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी जो हम लोग फेस डिफरेंस देखे हैं उसमें फेस एंगल कितना कितना पॉसिबल है वो सारा चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर दिया हूँ। ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ आप लोग को। 0 से 360 तक कुछ भी एंगल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, फेस का। तो यहाँ पर 5th नंबर का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। 6 नंबर का टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। अभी इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा हो सकता है ना, और लेंदी भी लग सकता है। इसलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।